अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8, नीति निर्देशक तत्व को गैरवाद योग्य बनाना बौद्धिक दिवालियापन है। आलोचनात्मक विवेचना करें। आलोचनात्मक हम विवेचना की बात करें तो दो बातें होंगी। एक बात ध्यान दें इस बात को, आप सबसे पहले फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप नीति निर्देशक तत्व, अब इससे ध्यान दो इस बात को, गैरवाद योग्य बनाना एक बौद्धिक दिवालियापन ही है। यह स्टेटमेंट है केटी शाह का। केटी शाह ने कहा इसे न्याय योग्य न बनाना बौद्धिक दिवालियापन है। सारी बात है, ये कहा क्यों उन्होंने, रीजन ये था, उन्होंने ये कहा बौद्धिक दिवालियापन क्यों है। ध्यान देना इस बात को, कारण ये है कि आप राजनीतिक लोकतंत्र की बात तो करते हो, और राजनीतिक लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र मजबूत ना हो। और डीपीएसपी किस पर बल देता है, तो केटी शाह ने कहा बिना पिलर के मकान कैसे बन सकता, और पिलर क्या है, सामाजिक आर्थिक लोक। तो डीपीएसपी एक पिलर है जिस पर राजनीतिक लोकतंत्र की महल खड़ी होती है। अब इसको गैरवाद योग्य बना करके आप हवा में महल बनाओगे तो पागलपन नहीं तो क्या है। ये बातें समझ में आ रही, हमेशा ध्यान दो, ये बौद्धिक दिवालियापन क्यों है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि आप प्रस्तावना में आदर्श की बात तो करते हो, और आपने क्या कहा प्रस्तावना में पहली बात, प्रशासन का स्वरूप क्या है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। शासन का लक्ष्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, पहली बात अवसर की समानता, गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, यह शासन का लक्ष्य है। तो प्रस्तावना में लिखित शासन का लक्ष्य जो सामाजिक न्याय की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है, ये तब तक मूर्त रूप नहीं ले पाएगा जब तक डीपीएसपी को वाद योग्य न बनाया जाए। अपने गैरवाद योग्य बना करके प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को अव्यावहारिक बना दिया आपने। एक तरफ प्रस्तावना को लेकर शोर शराबा मचा रहे हो, मेरा आदर्श ये, प्रशासन ये करेगा तो, पर क्या करेगा। ये तो वैसे ही हुआ, गार्जियन कहे बेटा मैं तुमको बाहर भेजूंगा, विदेश भेजूंगा पढ़ने के लिए, पर एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ बताओ, विदेश भेजेगी पैसा देंगी नहीं, तो उनकी बातें क्या हो गई, इसका मतलब ये कि गैरवाद योग्य बना करके प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को खोखला साबित कर दिया गया। यही तो हुआ, और खोखला साबित करना क्या है, बौद्धिक दिवालियापन है। बातें समझ में आई। तीसरी चीज, वर्तमान में देखा होगा सामाजिक आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है, और इस सामाजिक आर्थिक विषमता के युग में समाज में आक्रोश और नक्सलवाद का पैदा होना स्वाभाविक है। आप शांतिपूर्ण व्यवस्था की बात करते हो, आप न्यायपूर्ण समाज की बात करते हो, और शांतिपूर्ण व्यवस्था और न्यायपूर्ण समाज तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र मजबूत ना हो।
यह तब तक नहीं होगा जब तक इसे वाद योग्य ना बनाया जाए। आपने क्या किया? गैर वाद योग्य बना करके एक तरह से आपने क्या किया? जिस लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य को मजबूत करने का दावा करते हो ना, वो सारे दावे क्या हैं? खोखले। इसलिए उन्होंने क्या कहा? बौद्धिक दिवालिया। बौद्धिक दिवालियापन का मतलब है कोई डिसीजन लेते समय विवेक का सहारा न लेना, हवा में बातें करना। जैसे कोई चुनाव लड़ रहा, मान लो सब वादे कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति कहे कि मैं यहां का विधायक बन गया तो सबके घरों में रोज एक शराब की बोतल पहुंचाऊंगा फ्री में, तो पीने वाला तो कहेगा वाह ये हमारे काम की बात है, आरी बात है। पर उसको नहीं पता वो कहां से देगा, उसके पैसे नहीं है पर दावे कर रहा है। उसके सारे दावे क्या है? हवाई दावे। पर आम जनता को क्या पता है? बताएगा मेरे पास बहुत पैसे हैं, चिंता मत करो आप। वो कर सकता है तो उसका बौद्धिक दिवालियापन ही तो है। नहीं, नीतीश कुमार विधानसभा में स्पीच दे रहे थे, लैंगिक विमेन एजुकेशन के बाद जनसंख्या को कंट्रोल करें, वीडियो वायरल। बौद्धिक दिवालियापन ही तो है। नहीं, सिंपल चीज है। मेरी बात समझ में? आपने देखा होगा कि चुनाव के समय सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर, सब एक दूसरे के कैरेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तित्व पर आरोप लगा रहे हैं। कोई कहता ये पनौती है, कोई कहता वास्तविक हिंदू है ही नहीं, ये मुस्लिम है। ये आरोप लग रहा है व्यक्तित्व का। ये किसी के कैरेक्टर पर गलत आरोप लगाना बौद्धिक दिवालियापन है। इसका मतलब आपने विवेक का उपयोग, एक बौद्धिक व्यक्ति ऐसा आरोप लगा ही नहीं सकता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी, कोई भी हो। बातें समझ में आई? अनर्गल और अनैतिक आरोप कौन लगाता है? जिसके पास विवेक नहीं होता। यही प्रश्न है। अब देखो, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ये कि आलोचनात्मक विवेचना करें, तो ये बताने के बाद अब इसकी आलोचना की बात करो कि वास्तव में बौद्धिक दिवालियापन नहीं है। दूसरे पक्ष की बात करो कि बौद्धिक दिवालियापन नहीं है यार। क्लियर? पर यदि प्रश्न ये पूछा जाता कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, यदि आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करेगा ना, तो बौद्धिक दिवालियापन को प्रूफ करना है कि बौद्धिक दिवालियापन नहीं है। गैर वाद योग्य बौद्धिकता का एक बेहतरीन मानदंड है यार। मैंने क्या कहा? बौद्धिकता का बेहतरीन मानदंड है। रीजन क्या है? हमेशा कहा जाता है कि उस परिस्थिति के अनुसार जो डिसीजन लेता है ना, हम उसे दूरदर्शी कहते हैं। हाँ, जो दूरदर्शी होता है उसका हर एक निर्णय बौद्धिक होता है। पहली बात, जब आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछेगा तो। दूसरी चीज, हम जब बात करेंगे कि यदि मान लिया जाए वाद योग्य बना देते तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद पैदा होता है, और दोनों के बीच विवाद संसदीय व्यवस्था पर, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पर चोट करेगा। समझ में आ रही बात है? इन्हीं बातों का क्या करना, आपको उल्लेख करना है। चले, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान। अनुच्छेद 25 से 51 में यह सामाजिक न्याय एवं प्रतिबद्ध होने के बावजूद गैरवाद योग्य है।
ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में चली आएंगी। हम सेकेंड पैरा में जब आएंगे, सेकेंड पैरा, केटी शाह ने डीपीएसपी को गैरवाद योग्य बौद्धिक दिवालीपन माना है। बौद्धिक क्यों? रीजन क्या है? हमेशा नंबर 1, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अर्थात डीपीएसपी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की अपेक्षा उपेक्षा का प्रयास है। नंबर 2, राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र आवश्यक। राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र आवश्यक। इसके लिए डीपीएसपी का क्रियान्वयन जरूरी, किंतु इसे गैरवाद योग्य बनाकर चले वाद योग्य बनाकर राजनीतिक लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास। नंबर 3 की बात करें हम लोग, तीसरी चीज हम बात करें, आवाज सुनते रहना। हाँ, तीसरी चीज उल्लिखित आदर्श
को मूर्त रूप देने के लिए डीपीएसपी का क्रियान्वयन जरूरी है, किंतु इसे एक दृष्टि से सभा के आदर्शों की उपेक्षा है। ठीक है, तो बौद्धिक दिवालियेपन क्यों, ये देखो आप। हो जाएगा। प्रश्न ये है, आलोचनात्मक विवेचना करें। तो आलोचनात्मक विवेचना का मतलब होता है कि इसे गैरवाद योग्य बनाना बौद्धिक दिवालियेपन नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक निर्णय है। हरी बात है। तो किस आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्धिक निर्णय है? हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। परंतु तार्किक एवं व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो डीपीएसपी को गैरवाद योग्य बनाना एक बौद्धिक निर्णय है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, स्वतंत्रता के समय संसाधनों के अभाव के कारण क्रियान्वयन कठिन। यदि वाद युग बना दिया जाता तो निर्णय का क्रियान्वयन व्यवस्था के प्रति अविश्वास, दिख रहा है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन नाम सुना होगा पंचायती राज के संदर्भ में। पंचायतों का जब गठन हुआ तो ख्वाब बहुत दिखाए गए, हमारा राज्य है,
गरीबी खत्म हो जाएगी। लोगों की अपेक्षाएं पंचायती राज से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन पंचायतों के पास पैसे नहीं थे, तो पंचायतें उन अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो गई। तो जो विश्वास था पंचायतों के प्रति वो खत्म हो गया और लोग पंचायतों को सपोर्ट करना बंद कर दिए। रीजन क्या था? अपेक्षाएं क्या थी? बहुत ज्यादा थी। अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। बातें जैसे आप किसी से जुड़ते हो ना, बहुत सारी अपेक्षाएं, सपने दिखाते हो, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देते हो, दिखाते हो, और पूरा नहीं हुआ, और पूरा करना संभव ही नहीं, तो क्या होगा? अविश्वास का माहौल, अविश्वास पैदा होगा। एक बार अविश्वास पैदा हुआ ना, तो संघर्ष की संभावना क्या हो जाएगी? पंचायती राज के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ। और अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे, इस बात को जानते थे कि हमारे पास पैसे है नहीं। इस अंबेडकर ने कहा कि जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से संपन्न होता जाएगा, वैसे वैसे हम नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार में शामिल करते चले जाएंगे। अंबेडकर ने कहा। नंबर बी, अब इसे देखो ध्यान से इस बात को। इसे वाद्य योग बनाने पर लोग न्यायालय का शरण लेंगे और न्यायालय द्वारा इसके पक्ष में निर्णय दिए जाने पर तथा कार्यपालिका द्वारा उसका क्रियान्वयन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद है। एवं कार्यपालिका के बीच विवाद है। परिणामतः संसदीय व्यवस्था चोटिल। नवजात लोकतंत्र चोटिल, ये स्थिति पैदा हो जाती है। हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे हम जो फोर्थ पैरे में आएंगे, इसलिए अंबेडकर ने यह कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न होगा, वैसे वैसे
यूपीएसपी के अनेक प्रावधानों को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाएगा। कालांतर में अनेक प्रावधानों का क्रियान्वयन भी हुआ। जैसे नंबर 1 की बात करें, को मूर्त रूप देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक रूप देना, तीसरी चीज बात करें, लोक सहायता के लिए लोक सहायता अनुच्छेद 41 अनेक कल्याणकारी योजना, जैसे आयुष्मान भारत, ETC, दिख रहा है? हो जाएगा। नंबर 2, शराब निषेध कानून, तब भूमि सुधार अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, अनुच्छेद 45, ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, ये सारी बातें अब हमारा जब निष्कर्ष चलेगा तो मैंने क्या कहा, बौद्धिक दिवालियापन उसकी आलोचना करनी है ना, तो मुझे अंबेडकर को प्रूफ करना है कि अंबेडकर बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति थे। केटी साहब वहां गलत है।
हमारा निष्कर्ष अब इस पर हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या चलेगा? वस्तुतः अंबेडकर का निर्णय दूरदर्शी रहा है। यह बात ध्यान दें, इस बात को समझ वाली बात है। और वह उसमें आवश्यकता की मांग भी थी, वाद्योगी बनाना। लेकिन हमेशा जान दो, अंबेडकर ने क्या किया, इसको सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया, आप क्रियान्वयन कराओ। और अच्छी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में गैरवादी होने के बावजूद जनहित याचिका के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला भी सुनाया है, अनेक फैसले, और सरकारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। बातें समझ में आ गई? ये निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष लिखो अंतिम पैरे में। वस्तुतः लिख दूं कि बोल दूं? देखो, वस्तुतः इसे गैरवादियों की बनाना, डीपीएसपी को गैरवादियों की बनाना समय की मांग थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से डीपीएसपी के क्रियान्वयन के पक्ष में, डीपीएसपी के क्रियान्वयन के पक्ष में अनेक निर्णय दिए। और सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मान लिया कोई करंट का कोई एग्जांपल आ गया, कोर्ट का कोई डिसीजन है, इसका उल्लेख कर देना आप लोग। बात वाद योग्य है, सॉरी गैर वाद योग्य है, कोर्ट का डिसीजन उसके पक्ष में है और सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी की है। और सकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, वैसा काम किया। नकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? कोर्ट के निर्णय की उपेक्षा कर देना। ठीक है, यह नकारात्मक प्रतिक्रिया है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। मान लिया जाए, इसी प्रश्न को यह पूछा जाता है आपसे, नीति निर्देशक तत्व को गैर योग्य बनाना बौद्धिक दिवालियापन है। यदि ये पूछा जाए आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछे दे थोड़ा सा, सारी बातें, तो करना क्या है? हमेशा ये जो हमारा टॉपिक, ये पैरा, इसकी भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी और आलोचनात्मक पक्ष ज्यादा हाईलाइट होगा। जैसे मान लिया जाए आपने क्या किया,
फर्स्ट पैरे में डीपीएसपी की बात की आपने और ये सीधी बातें करो कि गैर वाद योग्य बनाने को केटी शाह ने क्या कहा है? बौद्धिक दिवालियापन माना है। क्यों माना है? को बताते चले 50 शब्दों में जो सिर्फ पॉइंट लिखा है, तो 50 शब्द बहुत होता है। ठीक है, सीधे मुझे इसको हाईलाइट करना है, आलोचनात्मक पक्ष को। हम सेकंड पैरे में जब आएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पैरा, गुड। सेकंड पैरे में आप आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात कर लो। और जब आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करोगे आपने, तो आपको करना क्या है? जो पॉइंट वहां लिख चुके सारे बिंदु आ जाएगा, अनेक प्रावधानों का क्रियान्वयन भी हुआ, हो जाएंगे। अंत में आप क्या करोगे? निष्कर्ष के सेम निष्कर्ष आ जाएगा। जो सेकेंड पैरा लिखवाया था वो पोर्शन क्या हो जाएगा? छोड़ देंगे उसको, और सारी बातें हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। मतलब कंटेंट वही है, क्वांटिटी किसकी बढ़ानी है, किसकी कम करनी है। मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे देखो आप। मान इसी क्वेश्चन को ये पूछा जाए, नीति निर्देशक तत्व को गैर वाद योग्य बनाने पर उसे बौद्धिक दिवालियापन कहना एक दृष्टि से बौद्धिक दिवालियापन है। जैसे यह पूछा जाए, डीपीएसपी को गैर वाद योग्य इसे बौद्धिक दिवालियापन कहना एक दृष्टि से बौद्धिक दिवालियापन है। स्पष्ट करें तो केटी शाह जो कहते हैं बौद्धिक दिवालियापन है, केटी शाह के पास भी विवेक नहीं है, यही कहना है। ठीक है, अब इससे देखो कैसे चलेगा यार। प्रश्न तो समझ में आ रहा होगा। बौद्धिक दिवालियापन कहना एक जैसे बौद्धिक दिवालियापन है, इसका मतलब क्या चीज है? इससे गैर वाद योग्य बनाना एक बौद्धिक निर्णय, यही कहना है। इस प्रश्न का क्या पूछ रहा है? अर्थात डीपीएसपी को गैर वाद योग्य बनाना एक बौद्धिक निर्णय है। यही कहना चाहता है। ये हो जाएगा, वही पॉइंट चलाएगा, पूरा लफबाजी। हाँ जी, निकलना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो आप।